हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का 8वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है भारतवर्ष की भव्यता। भव्यता का मतलब होता है वैभव, सुंदरता। हमारे भारतवर्ष की वैभव, समृद्धि, सुंदरता, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पाषाण काल से लेकर लगभग 8वीं सदी तक के प्राचीन यानी पुराने भारत के इतिहास का हमने अध्ययन किया यानी पढ़ा। विभिन्न काल की संस्कृति, शासकों के बारे में हमें जानकारी मिली। भारत एक प्रायद्वीप जितना बड़ा राष्ट्र है। प्राचीन काल से यानी पुराने समय से अनेक जाति, प्रजाति, समूह इस देश की समृद्धि से आकर्षित होकर इस देश में आते रहे हैं। इस कारण से भारत की संस्कृति में विविधता यानी अनेकता का संगम यानी मेल है। जवाहरलाल नेहरू, जिसे विविधता यानी अनेकता में एकता कहते हैं, इस देश की महान कला और स्थापत्य तथा समाज जीवन की हम जानकारी यानी ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे प्राचीन भारत की प्रजा की गौरवशाली विरासत की जानकारी मिलती है। इसमें बता रहे हैं कि पाषाण काल से लेकर लगभग 8वीं सदी के पुराने भारत के इतिहास के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया, पढ़ा। अब अलग अलग समय के संस्कृति, शासकों के बारे में हमें जानकारी मिली। भारत एक प्रायद्वीप जितना बड़ा राष्ट्र यानी देश है। पुराने समय से अनेक जाति, प्रजाति, समूह इस देश की समृद्धि से प्रभावित होकर, आकर्षित का मतलब होता है प्रभावित होना, प्रभावित होकर इस देश में आते रहे हैं। इस कारण से भारत की संस्कृति में अनेकता का मेल है। जवाहरलाल नेहरू, जिसे विविधता में एकता कहते हैं, इस देश की महान कला और स्थापत्य तथा समाज के जीवन, जो समाज में रह रहे हैं उनके जीवन के बारे में हम जानकारी लेंगे, जिससे पुराने भारत की प्रजा की गौरवशाली विरासत की जानकारी मिलती है। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन भारत खेती। पुराने समय के भारत में खेती किस तरह की जाती थी उसके बारे में। हमारे दैनिक का मतलब होता है रोज के जीवन में अधिकांश उपयोग में आने वाली वस्तु खेत या खेत उत्पादन यानी पैदावार से मिलती है। कृषि का प्रारंभ यानी शुरुआत प्राचीन भारत में हुआ था। उस समय में भी खेती के लिए अनेक औजार और सिंचाई की व्यवस्था थी। प्राचीन समय में गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मटर इत्यादि की खेती की जाती थी। इसमें कह रहे हैं कि हमारे रोज़ के जीवन में अधिकतर उपयोग में आने वाली वस्तु खेत या खेत उत्पादन से मिलती है। कृषि यानी खेती की शुरुआत पुराने भारत में हुआ था। उस समय की खेती के लिए अनेक औजार और सिंचाई के साधन थे। व्यवस्था का मतलब होता है साधन। पुराने समय में गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मटर आदि खेती की जाती थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति में कृषि साधनों में हल का अवशेष यानी अंश नहीं मिला है, लेकिन हल के आकार यानी स्वरूप, बनावट का खिलौना मिला है। इससे यह ज्ञात होता है, जानकारी मिलती है कि खेती में हल का प्रयोग किया जाता था। लगभग 2500 वर्ष पहले से खेती के लिए लोहे के साधन का उपयोग बढ़ा था। इससे जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, हल के फाल का समावेश यानी समाविष्ट होता है। इसके उपरांत वे लोग हंसिया, कुल्हाड़ी से भी अवगत यानी जानकार थे। इसमें बता रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति में खेती के लिए साधनों में हल का अवशेष यानी अंश नहीं मिला है, लेकिन हल के रूप का, बनावट का खिलौना मिला है। ऐसे जानकारी मिलती है कि खेती में हल का प्रयोग किया जाता था। लगभग 2500 साल पहले से खेती के लिए लोहे के साधन का उपयोग बढ़ा था। इससे जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, हल के फाल का समावेश होता है। और इसके बाद वे लोग हंसिया, कुल्हाड़ी के भी जानते थे, उससे जानकार थे। आगे पढ़ते हैं। सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजा और राज्य टिक नहीं सकते थे। जिस तरह खेती तथा उसके विकास हेतु नए साधन और बीज महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई व्यवस्था भी उपयोगी थी। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुआं, तालाब और कृत्रिम यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया जलाशय यानी तालाब बनाए जाते थे। इसमें कह रहे हैं कि समृद्ध संपन्न गांवों के बिना
राजा और राज्य नहीं टिक सकते थे। जिस तरह खेती तथा उसके विकास यानी प्रगति के लिए नए साधन और बीज महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक होते हैं, उसी तरह सिंचाई व्यवस्था भी उपयोगी थी। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुआं, तालाब और मनुष्यों द्वारा बनाया गया जलाशय बनाए जाते थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत ग्रामीण जीवन। पुराने समय में भारत में गांव के लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ग्रामीण जीवन इस प्रकार का था। भारत के उत्तर भाग के गांव के प्रमुख को ग्राम भोजक कहते थे। सामान्य रूप से एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जैसे गांव का जो ग्राम भोजक है उसके बाद उसका लड़का, उसके लड़के के बाद उसका आने वाला उसका लड़का, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते थे ग्राम भोजक के रूप में। ये पद यानी पदवी वंश परंपरागत वाला था। ग्राम भोजक सबसे अधिक जमीन वाला होता था। ये जमीन मालिक मजदूरों से खेती करवाते थे। राजा भी कर संग्रह करके उन्हें रखते थे। वे नियम कानून का पालन करवाते थे। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के लोग रहते थे। बड़े जमींदार, छोटे कृषक यानी किसान, कृषि विहीन मजदूर यानी जिसके पास खेती नहीं थी, ऐसे मजदूर जिनको दास सेवक भी कहते हैं। इसमें बता रहे हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गांव के लोगों का जीवन इस प्रकार था। भारत के उत्तर भाग के गांव के प्रमुख को ग्राम भोजक कहते थे। सामान्य रूप से एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत आते थे उस पद पे और उन्हें ग्राम भोजक कहते थे। ग्राम भोजक सबसे अधिक ज़मीन वाला होता था, यानी जो ग्राम भोजक होता था उसके पास अधिक ज़मीन होता था और ये ज़मीन के जो मालिक थे ये मजदूरों से खेती करवाते थे। और राजा भी टैक्स कर यानी टैक्स चुंगी इकट्ठा करके रखते थे और वे नियम और कानून का पालन उसी से करवाते थे। और इसमें बता रहे कि दक्षिण भारत में 3 प्रकार के लोग रहते थे। बड़े ज़मींदार, छोटे किसान और कृषि विहीन यानी जिनके पास खेती नहीं था, इससे किसान मजदूर दास होते थे। आगे पढ़ते हैं शहरी जीवन। शहर में लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में। अधिकांशतः यानी ज़्यादातर शहर 2500 वर्ष पहले महाजनपदों की राजधानी थे। ये शहर किले बंद थे। कई शहरों में वलय कूप पाए जाते थे जिसे कुआं कहते थे। ये वलय कूप शौचालय, नाली अथवा कचरा पेटी के उपयोग में आते थे। ग्रामीण और नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, दूध, दही, घी, फल फूल तथा मांस मछली का उपयोग करते थे। इसमें बता रहे हैं कि ज़्यादातर शहर में 2500 साल पहले महाजनपदों की राजधानी थी। ये शहर किले बंद थे यानी चारों तरफ से किले से घिरे होते थे। कई शहरों में वलय कूप पाए जाते थे जिसे कुआं कहते थे। ये वलय कूप शौचालय, नाली अथवा कचरा पेटी के प्रयोग में आते थे। और इसमें बता रहे हैं कि गांव और नगर के लोग भोजन में आहार में गेहूँ, जौ, चावल, दूध, दही, घी, फल फूल तथा मांस मछली का प्रयोग करते थे। आगे पढ़ेंगे। पुरुष और महिलाएं सामान्य रूप से 2 कपड़े पहनते थे। शरीर के नीचे भाग का वस्त्र नीवी और ऊपर के भाग के वस्त्र को वास कहा जाता था। कभी कभी ऊपर के वस्त्र पर दुपट्टा जैसा अधिवास लपेटते थे। इसमें कह रहे हैं कि पुरुष और महिलाएं उस समय सामान्य रूप से 2 कपड़े पहनते थे, साधारण कपड़े। शरीर के नीचे के भाग पर वस्त्र पहनते थे जो उसे नीवी कहते थे और ऊपर के भाग के वस्त्र को वास कहा जाता था। और कभी कभी ऊपर के वस्त्र पर दुपट्टा के जैसा अधिवास लपेटते थे। आगे है प्राचीन भारत की कला। पुराने समय में भारत की कला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहासकारों ने कला को 2 भागों में बांटा है। पहला ललित कला, दूसरा निदर्शन कला। ललित कला यानी चित्र, साहित्य, स्थापत्य, संगीत, मिट्टी कला वगैरह यानी आदि आती है, जबकि निदर्शन कला में नृत्य और नाटक आता है। इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहासकारों ने कला को 2 भागों में बांटा है। पहला ललित कला, दूसरा निदर्शन कला। ललित कला में आता है चित्र,
साहित्य, स्थापत्य, संगीत, मिट्टी से बनी कलाएँ और वगैरह आदि आती हैं, जबकि निदर्शन कला में नृत्य और नाटक आता है। इसके विषय में हम लोग जानकारी ज्ञान लेंगे आगे पढ़ते हैं। साहित्य, भारतीय साहित्य की विरासत। भारतीय साहित्य धार्मिक, धर्मेतर और विदेशी पर्यटकों का वर्णन ऐसे 3 भागों में बटा है। करें भारतीय साहित्य की विरासत में भारतीय साहित्य धार्मिक, धर्मेतर और विदेशी पर्यटकों का वर्णन ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य। इसके बारे में भारत का सबसे प्राचीन साहित्य वेद माना जाता है। उसकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक की रचना की गई थी, जिसमें शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके सिवाय रामायण और महाभारत प्राचीन यानी पुराना महाकाव्य है, जो भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म के त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी का मतलब होता है कि जैसे जहाँ पे 3 चीज़ों का एक साथ मेल किया जाए तो उसे त्रिवेणी संगम यानी मेल होता है। वेद व्यास रचित महाभारत प्रारंभ में जय संहिता नाम से पहचाना जाता था, जो विकसित होकर 1 लाख श्लोक का महाभारत हो गया था। उसी तरह वाल्मीकि रचित रामायण में भगवान श्री राम की कथा के साथ आदर्श सामाजिक जीवन और नैतिक यानी कि नीति के अनुसार होने वाला व्यवहार बल का चित्रण किया गया है। इसमें कह रहे हैं कि भारत का सबसे प्राचीन यानी पुराना साहित्य वेद माना जाता है। उनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक की निर्माण की गई थी, रचना की गई थी, जिसमें शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत पुराने महाकाव्य हैं, जो भारत की समाज, संस्कृति और धर्म का संगम है, त्रिवेणी। वेद व्यास द्वारा लिखा गया महाभारत शुरू में जय संहिता के नाम से जाना जाता था, जो विकसित होकर 1 लाख श्लोक का महाभारत हो गया था। उसी तरह वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण में भगवान श्री राम की कथा के साथ आदर्श जीवन, सामाजिक जीवन और नैतिक बल का चित्रण यानी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। 108 जितने उपनिषद भारतीय दर्शन के महामूल ग्रंथ हैं। कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ईशावास्यम और छांदोग्य उपनिषद भारत के तत्व दर्शन के महान ग्रंथ हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण तथा भागवत विशिष्ट ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। बौद्ध जैन धर्म के महान ग्रंथों में से हमें सामाजिक जीवन और धर्म की सूचना मिलती है। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। उसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का समावेश किया जाता है। इसके अलावा जातक कथाएं, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय और मज्जिम निकाय महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नागसेन का मिलिंद पान्हो प्रश्न जिसे कहते हैं और आर्यमंजीसी श्रीमूलकल्प महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। तिब्बती भाषा में बौद्ध ग्रंथ की कंझार और तंजर 2 प्रसिद्ध संहिता है। जातक कथाएं, दीघ निकाय, मज्जिम निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद बृहत कथा, हरिवंश पुराण, वासुदेव हिडी, सिद्धहेम शब्दानुशासन, द्वाश्रय और कीर्ति कौमुदी मुख्य हैं। इसमें बता रहे हैं कि 108 जितने उपनिषद हैं भारतीय दर्शन के महामूल मंत्र हैं। कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ईशावास्यम और छांदोग्य उपनिषद भारत के तत्व दर्शन के महान ग्रंथ हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण तथा भागवत खास ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं।
और बता रहे हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के महान ग्रंथों में से हमें सामाजिक जीवन, समाज के लोगों का जीवन और धर्म की सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। उसमें सूत्र यानी सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का समाविष्ट किया गया है। इसके अलावा जातक कथाएं हैं। दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय और मज्जिमा निकाय महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नागसेन का मिलिंद पान्नु प्रश्न और आर्यमंजीषी श्रीमूल कल्प महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। तिब्बती भाषा के बौद्ध ग्रंथ की कझार और तंजर 2 प्रसिद्ध संहिता हैं। जातक कथाएं, दीघ निकाय, मज्जिमा निकाय ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इसके बाद बृहद कथा, हरिवंश पुराण, वासुदेव हिडी, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, द्वाश्रय और कीर्ति कौमुदी मुख्य हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैन ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की संख्या 12 है। जैन धर्म का प्राचीन साहित्य 14 पर्व और 12 अंग में बटा है। मुख्य ग्रंथों में आगमों, आचरण अंग और वैतालिक, दशावैतालिक सूत्र महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि जैन ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की संख्या 12 है। जैन धर्म का प्राचीन साहित्य यानी पुराना साहित्य 14 पर्व और 12 अंग में बटा है। मुख्य ग्रंथों में आगमों, आचार अंग और वैतालिक, दशावैतालिक सूत्र महत्वपूर्ण है। दूसरा है बी धर्मेतर साहित्य। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिसकी विषय वस्तु धर्म से अलग है, ऐसे साहित्यिक ग्रंथों को धर्मेतर साहित्य के रूप में मानते हैं, जिसमें काव्य, नाटक, प्रशस्ति, व्याकरण ग्रंथ और स्मृतियों को लिया जाता है। ये स्मृतियाँ भारत की कानून की पुस्तकें हैं, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति को माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी नियम का ग्रंथ माना जाता है। इसमें कह रहे हैं कि धर्मेतर साहित्य में कि जिसकी विषय वस्तु धर्म से अलग है, ऐसे साहित्यिक ग्रंथों को धर्मेतर साहित्य के रूप में जानते हैं, मानते हैं। जिसमें काव्य, नाटक, प्रशस्ति, व्याकरण ग्रंथ और स्मृतियों को लिया जाता है। ये स्मृतियाँ भारत की कानून की पुस्तकें हैं, किताब हैं, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति को माना जाता है। कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र भी नियम का ग्रंथ माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में अधिक संख्या में नाटक और काव्यों की रचना की हुई थी, जिसमें महाकवि भास, कालिदास, शूद्रक, भारवी जैसे महान साहित्यकार थे। ऐसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, स्वप्नवासवदत्तम और मृच्छकटिकम का समावेश किया गया है। करें पुराने भारत में अधिक संख्या में नाटक और काव्यों की रचना हुई थी, लिखा गया था, जिसमें महाकवि भास, कालिदास, शूद्रक, भारवी जैसे महान साहित्यकार थे। ऐसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, स्वप्नवासवदत्तम और मृच्छकटिकम का समावेश किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण भारत का एक विशेष साहित्य, जिसे संगम साहित्य कहा जाता है, उसकी रचना ईस्वी सन की प्रथम 3 सदियों में मानी जाती है। मदुराई में 3 संगम सभा में 1600 जितने लोक कवियों ने वीर काव्यों की रचना की। इस साहित्य में शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। करें दक्षिण भारत का एक खास साहित्य है, जिसे संगम साहित्य कहा जाता है। उसकी रचना ईस्वी सन की प्रथम 3 सदियों में मानी जाती है। मदुराई में 3 संगम सभा में 1600 जितने लोक कवियों ने वीर काव्यों की रचना की। इस साहित्य में शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय का
है ये जो ईस्वी सन पूर्व 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। अशोक के शिलालेख से भी प्राचीन भारत के इतिहास, मौर्य समाज की शासन व्यवस्था और बौद्ध धर्म के नैतिक नियमों के अनुसार के विषय में जानकारी मिलती है। कहने संस्कृत भाषा में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों का है, जो ईस्वी से पूर्व 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। अशोक के शिलालेख से भी प्राचीन भारत के इतिहास, मौर्य समाज की शासन व्यवस्था कैसी थी और बौद्ध धर्म के नैतिक नियमों के विषय में जानकारी देती है, इससे मिलता है। आगे पढ़ेंगे। गुप्त काल में प्रशस्ति, काव्य और ग्रंथों का विकास हुआ था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे, तो उदयगिरि की चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशस्ति के लेखक वीरसेन सांबा थे। बाण ने हर्षचरितम में हर्ष की प्रशंसा की है। इसमें बता रहे हैं कि गुप्त काल में, गुप्त के समय में प्रशस्ति, काव्य और ग्रंथों का विकास हुआ था, उसका विस्तार किया गया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे, तो उदयगिरि के चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशस्ति के लेखक वीरसेन सांबा थे। बाण भट्ट ने हर्षचरितम में हर्ष की प्रशंसा यानी बड़ाई की है। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों ये पाठ बड़ा है, इसलिए मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी आगे का भाग। जितना पढ़ाया गया है उसको वीडियो को आप लोग ध्यान से 1 से 2 बार सुनिएगा और समझिएगा। और इसका जो प्रश्न उत्तर दिया जाता है आप लोग नोट में लिख कर रखिएगा, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो आप लोग का लेसन चेक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।